हेलो प्यारे बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है सभी का। आज के हमारे इस क्लास में स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज़ हम लोग इनके बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें वेक्टर एनालिसिस हम लोग सीख रहे थे और ये हमारा दूसरा लेक्चर है। वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखिएगा, आप लोग छोड़ने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैंने बेसिक से लेकर के और बिल्कुल एंड तक इस चीज़ में मतलब लेक्चर में पढ़ा रहा हूँ और आपके यही लेक्चर्स आपके आगे के एग्ज़ाम्स में भी काम आने वाले हैं, चाहे वो नीट का हो, चाहे JEE मेंस का हो या आपके बोर्ड एग्जाम्स हो। ठीक है, तो चलिए शुरू से लेकर के अंत तक वीडियो को देखिएगा और अगर आप पहली बार देख रहे हैं चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। ठीक है, चलिए तो हम लोग देखते हैं ज़रा कि आज के लेक्चर में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। तो आज के लेक्चर में हम लोग सबसे पहले सीखेंगे कि वेक्टर का एडिशन कैसे करते हैं। देखो, हम लोग स्केलर क्वांटिटीज़ को डायरेक्टली ऐड कर लेते हैं। जैसे हम अगर सब्जी लेने गए, हमने बोला सब्जी वाले को 2 किलोग्राम आलू डाल दो, उसने 2 किलोग्राम आलू को तोल करके हमारे बैग में डाल दिया। मगर वही मैंने दोबारा फिर से बोला कि 3 किलोग्राम आलू और मुझे दे दो, तो उसने 3 किलोग्राम आलू मुझे दिए, मेरे बैग में डाल दिए। टोटल हो गए 5 किलोग्राम। मैंने सिंपली जोड़ दिया 2 + 3 = 5, मतलब 5 किलोग्राम आलू हो गए। मगर हम अगर किसी से कहें कि ज़रा 5 न्यूटन का फोर्स लगाओ, उसने लगाया, मगर दूसरे से भी मैंने बोला कि 5 न्यूटन का फोर्स लगाओ, तो ज़रूरी नहीं है कि 5 और 5 मिलकर के 10 हो जाएं। हो सकता है कि ये 5 और वो दूसरे वाले का 5 मिला करके भी 0 हो जाए। रीजन डेड यहाँ डिपेंड करती है डायरेक्शन। एक आदमी उत्तर दिशा में 5 न्यूटन के फोर्स से खींच रहा होगा तो दूसरा वाला दक्षिण दिशा में, मतलब साउथ में, तो इसीलिए नेट तुम्हारा 0 हो जाएगा फोर्स। तो ऐसी स्थिति में हम लोगों को ध्यान में रखनी होती है कि वेक्टर क्वांटिटीज़ के एडिशन में डायरेक्शन का बड़ा ही रोल होता है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। इसी वजह से हम लोग वेक्टर को जोड़ने के जो रूल्स हैं वो तुम्हारे कुछ अलग हैं और ये स्केलर जैसे रूल्स नहीं होते हैं। ठीक है, तो वेक्टर को जोड़ने का जो तरीका है पेपर पर, वो 2 तरीके का है, और एक है तुम्हारा ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन और दूसरा है तुम्हारा पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में एक ट्रायंगल बन के आता है और पैरेललोग्राम लॉ में एक पैरेललोग्राम बन के आता है, और इसीलिए इनके जो नाम रखे गए हैं, ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन और दूसरे का रखा गया है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो चलिए हम लोग सीखते हैं सबसे पहले ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि वेक्टर एडिशन का जो एक तरीका हमने बताया है वो है तुम्हारा ट्रायंगल लॉ, और जो दूसरा है तुम्हारा वह है तुम्हारा पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या है, चलिए सीखते हैं। चलिए देखिएगा, जनरली हमने जैसे आपको लास्ट क्लास में बताया था कि किसी भी वेक्टर को हम लोग एक एरो के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पर भी हम लोग जैसे कि मान लेते हैं कि 2 वेक्टर्स हैं। ठीक है, 2 वेक्टर्स हैं हमारे A और B, सपोज दैट। ठीक है, गिवन 2 वेक्टर्स A एंड B, 2 वेक्टर हैं तुम्हारे A और B। ठीक है, और वो तुम्हारे कुछ इस तरीके से दिए गए हैं। एक वेक्टर तुम्हारा ये है और एक वेक्टर तुम्हारा ऐसे करके ये है। ठीक है, चलिए ये तुम्हारे 2 वेक्टर हैं, ये इस तरीके से तुम्हारा दिया हुआ है और दूसरा तुम्हारा दिया हुआ है A वेक्टर। ठीक है ना, चलिए तो यहाँ पर ये जो तुम्हारे 2 वेक्टर हैं, इन दोनों को हमें ऐड करना है। मतलब देखो, इनकी ऐड की ज़रूरत कब पड़ती है, जब कभी भी एक ही पॉइंट पर, फॉर एग्जांपल जैसे अगर मैं तुमसे पूछूं एक ही पॉइंट पर 2 फोर्सेस लग रहे हों तो नेट फोर्स कितना होगा, वो हम लोग इसी से निकालेंगे। कैसे, समझिएगा। जब ये 2 वेक्टर हैं, अगर हम लोग इन दोनों को जो है ऐड करना चाहें तो हम लोग क्या करते हैं, इन दोनों को कुछ इस तरीके से जोड़ते हैं कि एक का हेड और दूसरे का टेल तुम्हारे दोनों के इस तरीके से जुड़ जाएं, ऐसे करके एक का हेड और दूसरे का टेल हम लोग जोड़ देते हैं। और उसके बाद में हम लोग क्या करते हैं, इस तरीके से पहले वाले के टेल को दूसरे वाले के हेड से जोड़ देते हैं। तो ये तुम्हारा बन जाता है रिजल्टेंट। ठीक है, ये तुम्हारा रिजल्टेंट बन जाता है और ये कहलाता है सम ऑफ दीज 2 वेक्टर्स। ये वाला तुम्हारा वेक्टर A है और ये वाला तुम्हारा वेक्टर B है। तो यहाँ पर अगर हम लोगों ने देखा तो ये तुम्हारा हो जाता है वेक्टर R, दिस विल बी इक्वल टू वेक्टर A प्लस तुम्हारा वेक्टर B। तो इस तरीके से तुम्हारा समेशन हो जाता है। और यहाँ पर जो रिजल्टेंट की डायरेक्शन जो निकल करके आती है, जो भी यहाँ पर रिजल्टेंट की डायरेक्शन है, यही डायरेक्शन हमेशा रहेगी। ठीक है, हमने यहाँ पर A के हेड से B के टेल को जोड़ा हुआ है। ठीक है ना, अब आप एक काम ये भी कर सकते हैं कि B के हेड से A के टेल को भी आप जोड़ सकते हैं। ठीक है ना, तो भी वही उत्तर आएगा, तो भी वही आएगा, तो भी कोई भी चेंजमेंट नहीं आएगा। ठीक है ना, आप इस तरीके से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं, जैसे कोई दिक्कत नहीं होगी। ये एक तुम्हारा एक वेक्टर ये है, एक वेक्टर तुम्हारा ये है। ठीक है, अब हम लोग अगर इसी वेक्टर को, जैसे ये वेक्टर है, इसको उठा करके हम लोग सीधे यहाँ पर ऐसे रखेंगे ना,
आप लोग देख सकते हैं कि बिल्कुल उसका मैग्नीट्यूड और उसकी डायरेक्शन किसी में भी कोई भी चेंजमेंट नहीं हुआ है, ठीक है ना, बिल्कुल सेम वही चीज़ है। हम लोग जानते हैं कि वेक्टर को कभी भी हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल डायरेक्शन में शिफ्ट करने पर वेक्टर चेंज नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये तुम्हारा वेक्टर है वेक्टर आर एंड दिस विल बी वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, ठीक है। तो इस तरीके से एक बात हमारे पास ये भी कंफर्म हो जाती है कि वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए और वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी दोनों तुम्हारे सेम होते हैं, दोनों का रिजल्टेंट सेम आएगा, कोई भी अंतर नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास में ये चीज़ कंफर्म हो जाती है कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी ये जो होता है इसकी वैल्यू तुम्हारी वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए और ये तुम्हारे दोनों वेक्टर्स के बराबर होती है, मतलब इस तरीके से, है ना। आई होप सो कि ये चीज़ आप लोग समझ गए होंगे ए ऐसे करके। तो यहाँ पर ये एक लॉ होता है, ठीक है। तो ये तुम्हारा यहाँ पर बन जाता है ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। देखो इसका यूज कहाँ होता है, आप सोच रहे होंगे ये एरो बन गए, ये जुड़ कैसे गए, है ना। अगर आप पहली बार देख रहे हैं, क्लास 11th में है, तो हो सकता है आपको डाउट हो, बट बिल्कुल भी सोचने की ज़रूरत नहीं है। इसको हम प्रूफ करके दिखाएंगे कि ऐसा सचमुच में होता है, कैसे होता है, कहाँ पर होता है, ये भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। फिलहाल पहले हम लोग सीखते हैं दूसरा वाला लॉ और ये है हमारा पैरेललोग्राम लॉ। जैसे मान लेते हैं फॉर एग्जांपल, इसका यूज कहाँ होता है, इसका इस्तेमाल भी बिल्कुल वैसे ही होगा। जैसे मान लीजिए कि ये तुम्हारी कोई जमीन पर लगी हुई खूंटी है, लकड़ी की खूंटी गड़ी है, इससे क्या हुआ, एक तरफ एक बैल खींच रहा है, दूसरी तरफ एक बैल खींच रहा है, ठीक है। तो अब ये बताइए अगर ये खूंटी उखड़ जाए या टूट जाए, खूंटी किस तरफ भागेगी, तो खूंटी भागेगी इस दिशा में जिस दिशा में इनका रिजल्टेंट होगा, जिस दिशा में इनका रिजल्टेंट होगा, रिजल्टेंट इनका बीच में से कहीं निकलेगा, ठीक है ना। तो वो डायरेक्शन क्या होगी और किस फोर्स, उस पर इफेक्टिव फोर्स कितना लग रहा होगा, तो ये चीज बताता है तुम्हारा इस तरीके का, ठीक है। तो ये सभी वेक्टर क्वांटिटीज के लिए लागू होती है, किसी एक के लिए नहीं। कैसे देखते हैं जरा, मान लेते हैं कि तुम्हारे पास में तुम्हें दो वेक्टर दिए गए हैं, ठीक है। दो वेक्टर तुम्हारे, सपोज दैट एक वेक्टर तुम्हारा ऐसे करके दिया हुआ है, ये है तुम्हारा वेक्टर बी, और ये मान लेते हैं वेक्टर तुम्हारा ए दिया हुआ है, सपोज दैट ये है वेक्टर ए, ठीक है, ए, हाँ ये है तुम्हारा वेक्टर ए मान लेते हैं, ठीक है। चलिए अच्छा, और ये है तुम्हारा वेक्टर बी। अब हमें इनको ऐड करना है, ठीक है। इनको ऐड करने का जो तरीका है हमारा, वो वाला तरीका भी सही है, ये वाला तरीका भी वैसे ही वैलिड होता है, ठीक है। चलिए तो हमने क्या किया, सबसे पहले तो हम लोग क्या करते हैं, इनसे हम लोग एक पैरेललोग्राम बनाते हैं। देखिए इनसे पैरेललोग्राम बनाने का जो तरीका है वो तुम्हारा ये होगा कि हम लोग क्या करेंगे, हम लोग क्या करेंगे कि दोनों के टेल्स को आपस में जोड़ देते हैं, ठीक है ना। दोनों के टेल्स को आपस में जोड़ते हैं और उसके बाद में हम लोग बनाते हैं क्या, हम लोग बनाते हैं एक पैरेललोग्राम। इन दोनों को इस तरीके से कनेक्ट करके और हम लोग ऐसे करके एक पैरेललोग्राम बनाते हैं यूं करके, ठीक है। इसको मैंने यहाँ पर, इस लाइन को मैंने यहाँ पर ऐसे करके रख दिया, ठीक है, हाँ ऐसे करके, और दूसरा मैंने एक लाइन मैंने यहाँ से इसकी लंबाई की एरो की ले ली और इसको हमने क्या किया, इसको हमने यहाँ से ऐसे करके खींच दिया, ऐसे करके कनेक्ट कर दिया। तो हमारे पास में बन गया एक पैरेललोग्राम। अब ये पैरेललोग्राम हम क्या करेंगे, यहाँ से इस तरीके से एरो बना करके हम लोग इसको जोड़ देंगे। तो ये जो हमारे पास में जो एरो बन के आएगा ये होगा हमारा रिजल्टेंट, ठीक है, ये हमारा रिजल्टेंट होगा। और यहाँ पर ये वाला जो वेक्टर है ना, ये तुम्हारा वेक्टर ए है और ये तुम्हारा वेक्टर बी है, ठीक है, ये वेक्टर तुम्हारा बी है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि रिजल्टेंट हमारे पास में कुछ इस तरीके से आ तो गया, मगर इनका मैग्नीट्यूड कैसे निकालें हम लोग, तो देखिएगा अभी मैं आपको वो भी बताता हूँ। तो यहाँ पर वेक्टर आर दिस विल बी इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, इनके वेक्टर फॉर्म में ही ये डायरेक्टली एडिटिव होते हैं। कभी भी ऐसे मत लिख देना कि आर इक्वल टू ए प्लस बी, आर इक्वल टू ए प्लस बी कभी नहीं होगा, ठीक है ना, याद रखिएगा आर इक्वल टू ए प्लस बी नहीं होगा, ये गलत है, गलत जवाब। हमेशा ध्यान रखिएगा सिर्फ आर वेक्टर विल बी इक्वल टू ए वेक्टर प्लस वेक्टर बी, ठीक है। ये वेक्टर फॉर्म में ही एडिटिव इस तरीके, ये वेक्टर फॉर्म ही इस तरीके से एडिटिव होता है, सिंपली वैसे नहीं होता है। अब देखिए, अब हम लोग क्या करने वाले हैं, इन दोनों का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करने वाले हैं, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड। सबसे पहले चीज ये है कि इन दोनों के बीच का जो एंगल है वो हम लोग देखेंगे। सपोज दैट इन दोनों के बीच का जो एंगल है वो है तुम्हारा थीटा, ठीक है, मान लेते हैं इन दोनों के बीच का जो एंगल है वो है तुम्हारा थीटा। अच्छा, उसके बाद में इन दोनों को थोड़ा एकदम हम थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, ठीक है, इन दोनों को थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं ऐसे करके, इस तरीके से, हाँ
मान लेते हैं ऐसे करके हमने थोड़ा बड़ा कर दिया, इसलिए मैंने बड़ा कर दिया सो दैट कि आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आ पाए चीज़ें, ठीक है। चलिए, तो हमने क्या किया, इन दोनों को ऐसे करके बड़ा कर दिया, इनके बीच का सपोजेड एंगल है थीटा, ठीक है। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, एक हम लोग बनाएंगे क्या, पैरेललोग्राम। ऐसे करके हमने ऐसे करके यहाँ पर इसको इस लाइन को मैंने यहाँ पर ऐसे करके रख दिया, ऐसे मैंने इस लाइन को यहाँ पर छोड़ दिया, अरे ठीक, हाँ, इस लाइन को मैंने यहाँ पर ऐसे करके छोड़ दिया। अच्छा, दूसरी चीज़, इसको मैंने यहाँ से यहाँ तक छोड़ दिया ऐसे करके, ठीक है, और ये हमारा ऐसे करके यहाँ पर है, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज़, अब हम बनाएंगे रिजल्टेंट, तो हमने बना दिया रिजल्टेंट, ये हमारा रिजल्टेंट है ऐसे करके, ठीक है। अच्छा, तो चलो रिजल्टेंट आ गया, अब हमें वैल्यू चाहिए इसकी, मैग्नीट्यूड कितना होगा। तो देखिए प्यारे बच्चा लोग, क्या होता है कि जो वेक्टर ए है ना, वेक्टर ए का जो मैग्नीट्यूड होता है उसको हम लोग सिंपली ए लिखते हैं, इस तरीके से, ठीक है ना। हाँ, चलिए, तो ये चीज़ मैं यहाँ पर लिखे दे रहा हूँ। और वेक्टर जो बी होता है, वेक्टर बी का जो मैग्नीट्यूड होता है उसको हम लोग सिंपली बी लिखते हैं, ठीक है, इस तरीके से। मैग्नीट्यूड का मतलब होता है उसकी माप, है ना, कि वो कितना जो है वेक्टर तुम्हारा कितना बड़ा है, कुल मिलाकर के ये। तो ये जो तुम्हारा लिखा हुआ है वेक्टर ए, वो तुम्हारा उसका मैग्नीट्यूड ये है, और जो वेक्टर बी लिखा हुआ है वो ये उसका मैग्नीट्यूड है। हमने यहाँ पर सिर्फ मैग्नीट्यूड लिखे हुए हैं, ठीक है। अगर इसकी लंबाई, इस एरो की लंबाई बी है, तो ऑब्वियस सी बात है कि इसकी लंबाई भी तुम्हारी बी ही होगी, ठीक है ना। अच्छा, दूसरी चीज़ हमने क्या किया, एक काम ये करते हैं कि हम इसी चीज़ को, इसी एरो को, इसी को थोड़ा सा आगे बढ़ा देते हैं यहाँ तक, ऐसे करके। तो हमने इसी एरो को थोड़ा सा आगे इस तरीके से बढ़ा दिया। अब हम लोग एक काम और करते हैं, और वो काम ये करते हैं कि हम लोग अब एक यहाँ से परपेंडिकुलर ऐसे करके इस पर डालते हैं। ये हमने परपेंडिकुलर ऐसे करके इस पर डाल दिया, यूं करके। तो अब आप एक चीज़ ये सोचिए कि ये एंगल अगर थीटा था, तो ये वाला एंगल भी तुम्हारा थीटा होगा, है ना, क्योंकि ये दोनों एकांतर कोण है ना, ये वाले अल्टरनेट एंगल है बिल्कुल। तो ये एंगल भी तुम्हारा थीटा हो गया। जरा सोचिए, ये मैंने ऐसे क्यों किया, उसका रीज़न है क्योंकि हमको पीले वाले एरो की लंबाई निकालनी है। पीले वाले एरो की लंबाई का मतलब हो गया तुम्हारा रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो हम लोग क्या करने वाले हैं, कि एक हम लोग ट्रायंगल बनाएंगे, राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है, इस तरीके का, ऐसे वाला राइट एंगल ट्रायंगल बना लेंगे, ये वाला। तो अगर आप देखें, ये वाला राइट एंगल ट्रायंगल अगर हम बनाएंगे, तो ये जो मैंने बनाया है पिंक कलर का, तो इसका जो डायगोनल होगा राइट एंगल ट्रायंगल का, यही जो डायगोनल होगा, इसकी लंबाई जो होगी वो तुम्हारे पीले वाले एरो के मैग्नीट्यूड के इक्वल हो जाएगी। तो जरा सोचिए कि ये तुम्हारा कुछ इस तरीके से काम करेगा। अब आप ये सोचिए कि अगर ये लंबाई तुम्हारी बी है, ठीक है ना, हाँ, ये लंबाई तुम्हारी बी है, तो नीचे वाली की इसकी लंबाई क्या हो जाएगी, इसकी लंबाई तुम्हारी हो जाएगी बी कॉस थीटा, ठीक है ना, ये बी कॉस थीटा हो जाएगी। और इसकी लंबाई तुम्हारी कितनी हो जाएगी, ये तुम्हारी हो जाएगी बी साइन थीटा, है ना। कंपोनेंट अगर हम लोग मतलब मेथड अप्लाई करते हैं, सिंपल ट्रिग्नोमेट्री है, थीटा के बगल वाला कंपोनेंट हमेशा कॉस थीटा कंपोनेंट होता है। और यहाँ से यहाँ तक की जो लंबाई है, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई तुम्हारी ए है, ठीक है ना, हाँ, ए इस तरीके से देखिएगा, ये जो लंबाई है तुम्हारी, ये जो लंबाई है तुम्हारी, ये है तुम्हारी ए, ठीक है, और वो वाली जो लंबाई है वो है तुम्हारी बी। तो यहाँ से बी कॉस थीटा, तो टोटल जो लेंथ आ गई वो आ गई तुम्हारी ए प्लस बी कॉस थीटा, और ये है तुम्हारी बी साइन थीटा। तो सिंपली हमको यहाँ पर आर का जो मैग्नीट्यूड है वो हम लोग इजीली निकाल पाएंगे अब, है ना। तो इजीली निकाल पाएंगे हम लोग, बस फिर क्या बचाओ। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे आर स्क्वायर बराबर, देखिएगा, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे आर स्क्वायर, दिस विल बी इक्वल टू, है ना, परपेंडिकुलर का स्क्वायर मतलब बी साइन थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है ना, बी साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस, और उसके बाद में ये पूरा बेस ए प्लस बी कॉस थीटा, तो हम लोग लिखेंगे ए प्लस बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। और इस तरीके से हम लोग यहाँ पर ये लिखेंगे बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है ना, हाँ, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉज स्क्वायर थीटा, बी स्क्वायर कॉज स्क्वायर थीटा प्लस 2ab cos थीटा। तो यहाँ पर तुम्हारा ये आ गया। अब आप जरा एक चीज़ देखिएगा, यहाँ पर लिखा है बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ लिखा है बी स्क्वायर कॉज स्क्वायर थीटा। अगर हम लोग इसमें इन दोनों में से बी स्क्वायर कॉमन ले लें तो ब्रैकेट में क्या बनेगा, ए साइन स्क्वायर थीटा प्लस
कॉज स्क्वायर थीटा, वो हो जाएगा तुम्हारा बी स्क्वायर। तो यहाँ से सिंपली ए स्क्वायर तुम्हारा ये हो गया, तो ये हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस तुम्हारा 2ab कॉस थीटा। ठीक है, तो ये तुम्हारा हो जाएगा 2ab कॉस थीटा, ये तुम्हारा हो जाएगा आर स्क्वायर। तो यहाँ से जो आर की वैल्यू है वो तुम्हारी कितनी हो जाएगी, इस तरीके से वो तुम्हारी हो जाएगी ऐसे करके ए यूं करके। ठीक है, हाँ, तो ये तुम्हारा हो जाएगा ऐसे करके ए यूं करके। तो आर बराबर ये इतना आ जाएगा तुम्हारा, ये तुम्हारा रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड है। ठीक है ना, ये तुम्हारा रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड है ऐसे करके ए यूं करके। ठीक है, ये रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड है। दूसरी चीज़, अब आप जरा सोचिए कि अगर हम आपसे पूछें कि रिजल्टेंट तुम्हारा, रिजल्टेंट वेक्टर ए से कितने डिग्री का एंगल बना रहा है, मान लेते हैं कि ये अल्फा डिग्री का एंगल बना रहा है, तो डायरेक्शन, दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट। ठीक है ना, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट, मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट। ठीक है, अब इसके बाद में तुम्हारा आ जाता है क्या, डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट। तो डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट हम लोग कैसे निकालेंगे जरा देखिएगा। तो डायरेक्शन, देखिए डायरेक्शन वाले रिजल्टेंट की डायरेक्शन की जरूरत क्या पड़ती है, वो डायरेक्शन की रिजल्टेंट की जरूरत पड़ती है गुरु, और बहुत ज़्यादा पड़ती है। ठीक है ना, हाँ, डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट, डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट। हाँ, चलिए देखिए, यहाँ पर डायरेक्शन से मतलब होता है एंगल से। ठीक है ना, तो हम लोग डायरेक्शन इसकी कैसे बताएंगे वेक्टर की, ये रिजल्टेंट वेक्टर की तुम्हारी डायरेक्शन कैसे बताएंगे, हम बोल देंगे कि वेक्टर ए से एंटी क्लॉकवाइज इतने डिग्री पर वेक्टर है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या बताएंगे, लिखेंगे टेन अल्फा। तो ज़रा मुझे बताइए, अगर हम लोग टेन अल्फा की वैल्यू निकालना चाहें तो कैसे लिखेंगे, टेन अल्फा विल बी इक्वल टू, ये परपेंडिकुलर और ये तुम्हारा बेस, तो लिखेंगे बी साइन थीटा। ठीक है ना, हाँ, बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा। अब ये सवाल, ये पता है कहाँ पूछा जाता है, ये पूछा जाता है जब कोई व्यक्ति नदी पार करेगा, कोई व्यक्ति जब नदी पार करेगा तो नदी उसको अपने वेग से बहा के ले जाएगी आदमी को। अब वो कितने डिग्री पर पहुंचेगा, कितनी दूर पहुंचेगा नदी में दूसरे सिरे पर, इसी फॉर्मूले से निकल के आएगा, है ना। तो याद रखिएगा, ये वाला तुम्हारा जो फॉर्मूला होता है ये तुम्हारा ऐसे करके याद रखा जाता है। ठीक है, आई होप सो कि आप लोगों को ये चीज़ क्लियर हो रही होगी। ठीक है, चलिए, तो ये तुम्हारे हो गए तुम्हारे दो मेथड, ये वाला तुम्हारा हो गया, इसको हम लोग बोलते हैं पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, क्योंकि इसमें पैरेललोग्राम बनता है, इसी वजह से उसमें बनता है तुम्हारा ट्रायंगल। ठीक है ना, चलिए, तो आगे की तरफ अब हम लोग चलते हैं। अब आते हैं जरा वेक्टर का सब्ट्रैक्शन कैसे होता है। देखो, वेक्टर के सब्ट्रैक्शन की अगर हम लोग बात करें, सब्ट्रैक्शन, तो सब्ट्रैक्शन कुछ नहीं है, एक तरीके का एडिशन ही है, नेगेटिव वेक्टर को किसी दूसरी वेक्टर में ऐड कर देना। जैसे फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि हमने तुमसे कहा था कि ये तुम्हारा एक वेक्टर बी है और एक वेक्टर मान लेते, ये वेक्टर मान लेते हैं, हमने कहा कि ये तुम्हारा वेक्टर ए है। ठीक है ना, इस तरीके से ये वेक्टर तुम्हारा ए है। अब वेक्टर ए है, चलो ठीक है, ये वेक्टर तुम्हारा बी है। ठीक है, जब हमसे ये कहा जाए, हमको निकालना है कि वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी, ठीक है ना, हाँ, तो सिंपल सी एक बात देखिएगा जरा, जहाँ लिखा है वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी, इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि ये तुम्हारा वेक्टर ए है प्लस तुम्हारा माइनस ऑफ वेक्टर बी, इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना। जब हम लोग इस तरीके से लिखेंगे तो बात वही पड़ेगी। ये जो माइनस होता है, किसी भी वेक्टर में माइनस से मल्टीप्लाई कर देने पर वेक्टर की डायरेक्शन बदल जाती है। तो हम लोग यहाँ पर क्या करने वाले हैं कि इसको बनाएंगे हम लोग, इसको हम लोग, ये वाला जो तुम्हारा वेक्टर है इसको हम लोग बना देंगे क्या, माइनस वेक्टर, माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अभी ये तुम्हारा ऐसे करके है ये, ठीक है ना, हम, तो अभी ये तुम्हारा ऐसे करके है। अब देखना, ये हमने वेक्टर बना दिया माइनस वाला, ये वाला तुम्हारा वेक्टर बन गया है माइनस बी। ठीक है, ये तुम्हारा माइनस बी बन गया। अब आप लोगों को ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। अब हम लोग क्या करेंगे, इस वेक्टर के साथ एडिशन करा देंगे। ठीक है, और ये वाला तुम्हारा वेक्टर ए था, इस तरीके से। अब हम लोग क्या करेंगे, सिंपली अब तुम एडिशन करा दो, कोई दिक्कत नहीं, उसी स्टाइल से करा दो जैसे पहले कराया था, है ना। इसको हम लोग ए ऐसे करके, ये देखो हमने ऐसे करके कर दिया। अब ये तुम्हारा वेक्टर ए है और ये तुम्हारा वेक्टर माइनस बी है। अब दोनों को जोड़ दो, तो वेक्टर ए का हमने हेड और बी वाले का टेल हमने जोड़ दिया, और यहाँ पर हमारा इस तरीके से एरो, ये वाला जो एरो होगा, ये एरो अब तुम्हें बताएगा क्या, ये एरो तुम्हें बताएगा वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी, इसको बोलते हैं रिजल्टेंट।
तो आर विल बी इक्वल टू वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी, ठीक है ना। ये इस तरीके से हमारे पास निकल करके आता है। तो ऐसे करके हम लोग सब्ट्रैक्शन करते हैं वेक्टर्स का। तो आई होप सो कि आप लोगों को ये चीज़ क्लियर हो गई होगी, ठीक है ना। चलिए, तो ये होता है तुम्हारा वेक्टर का सब्ट्रैक्शन, ठीक है, कोई भी वेक्टर हो। चलिए, तो आई होप सो कि ये चीज़ आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। अब अभी मैं यहाँ बगल में इतनी सारी जगह छूटी है, तुम्हें क्या लग रहा है इसे छोड़ दी? नहीं, सवाल करेंगे इस पर, अभी लौट के आएंगे, पहले देखो, ठीक है। अब आते हैं जरा वेक्टर का प्रोडक्ट, ठीक है। मैंने आपको आई जे और के वाले फॉर्म पहले से ही बता दिए थे। चलो जरा एक काम करते हैं, वेक्टर का एक एडिशन हम लोग देख ही लेते हैं यहाँ पर। जैसे ये मैंने तुम्हें ट्रायंगल एडिशन बता दिया था, एक वेक्टर तुम्हारा सब्ट्रैक्शन। अब देखते हैं जरा, कुछ 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 ऐसे बता देते हैं श्यों। चलिए, मान लेते हैं जरा, हमने एक वेक्टर आपको दे दिया यहाँ पर कुछ इस तरीके से, ठीक है। मान लेते हैं आपको हमने दे दिया एक वेक्टर है गिवन वेक्टर ए, दिस इज इक्वल टू 4i, ठीक है, प्लस 2j। और वेक्टर बी मैंने आपको दे दिया, वेक्टर बी दिस इज इक्वल टू माइनस 6i प्लस का 2j, ठीक। अब ये आपको दिए गए हैं, हमने आपसे कह दिया कि दोनों वेक्टर्स को पहले सम करो, ठीक है ना। हाँ, तो यहां पर हमको पहले वो निकालना है, कैलकुलेट वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी और इन दोनों का मैग्नीट्यूड एंड, ठीक है, इन दोनों का मैग्नीट्यूड हमें निकालना है ऐसे करके। और एंड हमें ये भी निकालना है वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी और इन दोनों का मैग्नीट्यूड, मतलब इस तरीके का, ठीक है। तो यहाँ पर चलिए अब हम लोग देखते हैं, जरा कैलकुलेट करते हैं इसको ऐसे करके, ठीक है। तो अब सबसे पहली चीज कि यहाँ पर कह रहा है वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है ना। उसके बाद हम उन दोनों का मैग्नीट्यूड निकालेंगे। तो चलिए, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, वेक्टर ए प्लस तुम्हारा वेक्टर बी, तो यहाँ से हम लोग लिखते हैं वेक्टर ए की तुम्हारी वैल्यू कितनी दी हुई है, 4i प्लस 2j, ठीक है ना। हाँ, 4i प्लस 2j, 4i प्लस 2j प्लस ये है तुम्हारा माइनस ऑफ 6i माइनस 6i प्लस तुम्हारा 2j, ठीक, इस तरीके से। तो यहां से अगर हम लोग देखें 4i माइनस 6i, दिस इज माइनस 2i, ठीक है, प्लस 2j मतलब 4j, ठीक, ये तुम्हारा हो गया प्लस 4j। चलिए, तो ये तुम्हारा हो गया a प्लस बी आ गया तुम्हारा, ठीक है। अब हम लोग देखिए a प्लस बी का मैग्नीट्यूड अगर हम लोग निकालें तो कैसे निकालेंगे, ठीक है। a प्लस बी का मैग्नीट्यूड अगर हम लोग निकालें तो हम लोग लिखेंगे ऐसे करके, -2 का होल स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर, ठीक। तो ये तुम्हारा हो जाएगा कुछ इस तरीके से, ऐसे करके समझिएगा, ये तुम्हारा कुछ इस तरीके, अरे ये तुम्हारा कुछ इस तरीके से हो जाएगा 4 प्लस 16, तो ये तुम्हारा हो जाएगा 4 प्लस का 16 और ये तुम्हारा हो जाएगा √20, ठीक। ये इतना आ गया इसका, ठीक है, ये वैल्यू इसकी इतनी आ गई ऐसे करके। चलिए, ऐसे ही हम लोग a माइनस बी निकाल लेंगे, है ना। तो यहाँ पर a माइनस बी, अब देखिएगा वेक्टर a माइनस वेक्टर बी, वेक्टर a माइनस वेक्टर बी, वेक्टर a की तुम्हारी वैल्यू कितनी है, 4i प्लस 2j, ठीक है, 4i प्लस 2j, ठीक है, 4i प्लस 2j माइनस, और इसके बाद में तुम्हारा क्या आ जाएगा वैल्यू, जरा ध्यान से देखिएगा, माइनस में a ऐसे करके, माइनस में आ जाएगा -6i, हाँ -6i और ये प्लस का 2j, ठीक, प्लस का 2j। तो ये तुम्हारे इस तरीके की कुछ चीज़ें ऐसे करके हैं। अब आप देखिए, तो यहाँ से ये तुम्हारा हो जाएगा 4i और ये प्लस 6i, तो ये तुम्हारा हो जाएगा 10i, ठीक है ना। हाँ, और ये 2i और माइनस 2i, दिस इज 0, तो ये तुम्हारा हो जाएगा इतना, बस खाली तुम्हारा इतना ही ये वैल्यू आएगा। तो अगर हम इसका मैग्नीट्यूड, अगर हम लोग इसका मैग्नीट्यूड निकालें तो इसका जो मैग्नीट्यूड हो जाएगा वो सिर्फ और सिर्फ 10 आ जाएगा, 10, ठीक। और इसका तुम्हारा इतने यूनिट आ जाएगा, इतना यूनिट, ये हो जाएगा तुम्हारा आंसर, ठीक है ना। इस तरीके के तुम्हारे क्वेश्चंस इसमें सिंपली बनते हैं। हालांकि ये मैं तुम्हें सिखा रहा हूँ, अभी ये बेसिक एप्लीकेशन है, ये मतलब बेसिक कैलकुलेशन नहीं है, इससे बड़े बड़े और इससे डिफिकल्ट, इससे छोटे छोटे क्वेश्चन होंगे
कई गुना ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाते हैं कई बार। ठीक है, चलिए तो आगे की तरफ हम लोग चलते हैं। अब देखते हैं जरा वेक्टर के प्रोडक्ट को हम लोग सीखते हैं, स्केलर प्रोडक्ट और तुम्हारा वेक्टर प्रोडक्ट। तो मल्टीप्लिकेशन वेक्टर्स का जो है ना वो तुम्हारा कितने तरीके का होता है देखिएगा। एक मल्टीप्लिकेशन होता है स्केलर प्रोडक्ट और एक होता है तुम्हारा वेक्टर प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट में तुम्हारा क्या होता है, जब दो क्वांटिटीज का मल्टीप्लिकेशन कुछ इस तरीके से हो, इसको हम लोग डॉट प्रोडक्ट भी बोलते हैं। ठीक है, इसको हम लोग डॉट प्रोडक्ट भी बोलते हैं, डॉट प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट को डॉट प्रोडक्ट भी बोलते हैं, डॉट प्रोडक्ट भी बोलते हैं। ठीक है, चलिए और ध्यान से देखिएगा। अच्छा, दूसरे वाले को, इसको हम लोग वेक्टर प्रोडक्ट को क्रॉस प्रोडक्ट भी बोलते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट, इसको क्रॉस प्रोडक्ट भी बोलते हैं। ठीक है, हाँ, इसको क्रॉस प्रोडक्ट भी बोलते हैं। चलिए, आई होप सो कि ये चीज आप लोगों को क्लियर हो गई। चलिए अब हम लोग देखते हैं। देखिए इसमें स्केलर प्रोडक्ट में क्या होता है, जब दो वेक्टर्स का मल्टीप्लिकेशन, दो वेक्टर्स का मल्टीप्लिकेशन कुछ इस तरीके से होता है, कुछ इस तरीके से होता है कि तीसरी जो क्वांटिटी हमें मिलती है वो स्केलर मिलती है और इस तरीके से उसको लिखा जाता है। यहाँ पर दो वेक्टर्स का मल्टीप्लिकेशन होता है, वेक्टर v1 क्रॉस वेक्टर v2। ठीक है ना, हाँ, तो यहाँ पर हमें एक नई वेक्टर क्वांटिटी मिलती है, ये तुम्हारा होता है, इसको हम लोग बोलते हैं वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है ना, इसमें ऐसे होता है, ये इनकी खास बातें होती हैं। कैसे, इनके कई एग्जाम्पल हैं अपने पास में। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले हम लोग सीखेंगे स्केलर प्रोडक्ट क्या होता है। ठीक है, देखिएगा इस वेक्टर प्रोडक्ट, चलिए ठीक है, हाँ, स्केलर प्रोडक्ट को मैं आपको बताता हूँ। स्केलर प्रोडक्ट, सबसे पहले तो स्केलर प्रोडक्ट सीखते हैं। देखिएगा स्केलर प्रोडक्ट, जब हम लोग स्केलर प्रोडक्ट की बात कर रहे होते हैं, ठीक है, स्केलर प्रोडक्ट की, तो जो भी तुम्हारे दो वेक्टर होते हैं, ठीक है, मान लेते हैं कि जैसे तुम्हारे दो वेक्टर हैं ए और वेक्टर बी। ठीक है, एक वेक्टर है तुम्हारा वेक्टर ए, एक वेक्टर ए है और एक वेक्टर तुम्हारा मान लेते हैं बी है। ठीक है ना, एक वेक्टर बी और एक वेक्टर तुम्हारा ए है, इस तरीके से या कुछ इस तरीके से मान लेते हैं, इसका नाम ए रख देते हैं और ये हो गया तुम्हारा वेक्टर बी, इस तरीके से। ठीक है, चलिए तो ये तुम्हारे दो वेक्टर हैं। अब देखिए इनके बीच का एंगल भी होता है, दो वेक्टर्स के बीच का एंगल कैसे पता करते हैं ये भी मैं आपको बता चुका हूं कि दोनों वेक्टर्स के टेल को आपस में कनेक्ट कर दो तो दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल हमें पता चल जाता है ना। तो हम लोग इस तरीके से पता करेंगे दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल। तो हम लोग क्या करते हैं, वेक्टर को कभी भी हॉरिजॉन्टली या वर्टिकली शिफ्ट करने पर वेक्टर चेंज नहीं होता है ना। तो ये हम लोग, ये इन दोनों के बीच का एंगल हो गया इस तरीके से। ठीक है, ये और ये तुम्हारा है वेक्टर ए और ये है तुम्हारा वेक्टर बी, इस तरीके से। ठीक है, दोनों का जब हम क्रॉस डॉट प्रोडक्ट करवाते हैं, दोनों का स्केलर प्रोडक्ट, तो क्या होता है, इन दोनों के बीच का एंगल ये है। अच्छा, वेक्टर ए जो वेक्टर तुम्हारा बी है, वेक्टर बी का जो मैग्नीट्यूड होगा उसको हम लोग सिंपली बी लिखते हैं। जो वेक्टर ए होता है, वेक्टर ए का जो मैग्नीट्यूड होता है उसको हम लोग सिंपली ए लिखते हैं। ठीक है, इस तरीके से। ठीक, अच्छा दूसरी, अरे ये तो तुम्हारा ऐसे करके ये हो गया। अब आप एक चीज समझिएगा, इनका जो इस तरीके से इनका जो डॉट प्रोडक्ट होता है ए डॉट बी, ठीक है, ए डॉट बी, और ये तुम्हारा होता है ए बी कॉस थीटा। ठीक, ए बी कॉस थीटा, बस इतना निकल करके आता है। एक्चुअली में ये ऐसे नहीं निकल के आता है, इसके पीछे का एक लॉजिक है, मैं आप लोगों को बताऊंगा अभी कि ऐसा क्यों आता है। अब देखिए यहाँ पर आप लोग देख सकते होंगे कि ये दोनों, ये सिर्फ क्या है, ये सिर्फ मैग्नीट्यूड है। ठीक है, और मैग्नीट्यूड मतलब एक सिर्फ सिंपल नंबर निकल करके आया है, यहाँ पर ये सिर्फ एक नंबर निकल करके आया है ऐसे करके। ठीक है, तो आई होप सो कि आप लोग ये चीज़ समझ गए होंगे कि ये हमें स्केलर क्यों बोलता है ए डॉट प्रोडक्ट, क्योंकि इनके दोनों के मल्टीप्लिकेशन के बाद हमें एक स्केलर नंबर मिलता है, या ये बोले कि हमें एक स्केलर क्वांटिटी मिलती है इस तरीके से। ठीक है, इसमें क्या होता है कि दोनों वेक्टर्स की डायरेक्शन मल्टीप्लाई होने के बाद, मतलब कोई भी एक वेक्टर भले ही अलग अलग डायरेक्शन में हो, मगर एक वेक्टर का कंपोनेंट दूसरी तरफ निकाला जाता है और उसके बाद उसका मल्टीप्लाई किया जाता है। ठीक है, तो वो तुम्हारा होता है डॉट प्रोडक्ट।
जैसे जैसे ये तुम्हारा बी है, ये तुम्हारा ए है, अगर बी की दिशा में ए की कितनी बड़ी परछाई बनेगी, उस परछाई का मल्टीप्लाई बी की तरफ होता है। कैसे हम लोग इस चीज को बनाते हैं, देखिए हमेशा इसे ध्यान रखिएगा। ए से अगर हम बी पर अगर कंपोनेंट, अगर हम एक परपेंडिकुलर यहाँ पर ऐसे करके डाल दें, ऐसे करके एक परपेंडिकुलर हमने डाल दिया, तो क्या होगा कि यहाँ से यहाँ तक की जो यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ होगी ना, वो तुम्हारी हो जाएगी ए कॉस थीटा, ठीक है ना। और जो बी की लेंथ थी वो थी तुम्हारी बी, तो ए बी कॉस थीटा। तो इसका कंपोनेंट लिया जाता है दूसरे की तरफ, फिर उस कंपोनेंट का उसी डायरेक्शन वाले दूसरे वेक्टर के मैग्नीट्यूड के साथ मल्टीप्लाई होता है, तब हमारा डॉट प्रोडक्ट निकल करके आता है। ऐसा तब होता है जब हम लोग वर्क कैलकुलेट करते हैं, फोर्स तिरछा लग रहा होता है मगर उसका डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में कंपोनेंट लेते हैं, तब मल्टीप्लाई करते हैं, तब तुम्हारा वर्क कैलकुलेट होकर के आता है, ठीक है। इसीलिए हम लोग डॉट प्रोडक्ट कुछ इस तरीके से करते हैं, है ना। तो चलिए मैं इस चीज़ को यहाँ पर ऐसे मैंने बता दिया। अब जैसे हाँ, जैसे ये तुम्हारा ये ऐसे करके हो गया, मैं एक एग्जांपल भी यहाँ पर ले रहा हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल मान लेते हैं, जैसे ये कोई ज़मीन मान लेते हैं, कोई सरफेस है, ठीक है, और यहाँ पर क्या है कि एक इस तरीके से कोई कुछ ब्लॉक वगैरह रखा हुआ है। सपोज दैट ये कोई ब्लॉक रखा हुआ है ऐसे करके, और हमने क्या किया, इस पर ऐसे करके फोर्स लगाया, ठीक है, हाँ, हमने ऐसे करके फोर्स लगाया कुछ इस तरीके से, इस डायरेक्शन में, ठीक है, इस डायरेक्शन में लगाया, और फोर्स की जो वैल्यू थी वो थी मान लेते हैं तुम्हारी कुछ इस तरीके से ऐसे, ए कुछ इस तरीके से ऐसे करके, ठीक है, हाँ, ए कुछ इस तरीके से ऐसे करके कोई वैल्यू थी इस तरीके से, ठीक है। चलिए समझिएगा, तो ये तुम्हारा जो है ना थीटा एंगल है, और ये तुम्हारा जो फोर्स लगा रहा है ना, ये लगा रहा है फोर्स तुम्हारा एफ न्यूटन का फोर्स थीटा डिग्री के एंगल पे लग रहा है। अब सपोज दैट मान लेते हैं कुछ इस तरीके से ऐसे करके, ये जो ब्लॉक है ये तुम्हारा ब्लॉक खिसक गया, ये तुम्हारा ब्लॉक यहाँ से यहाँ तक खिसक आया ऐसे करके, ठीक है। और फोर्स तुम्हारा जो था ना, फोर्स का कितना कंपोनेंट था, जो तुम्हारे काम का कंपोनेंट था, सिर्फ इतना कंपोनेंट था जो तुम्हारे काम का था, इतना, ठीक है, इतना कंपोनेंट, इतना फोर्स लग रहा था जो काम का था। तो ये जो इतना फोर्स जो आपके काम का फोर्स लग रहा था, इसकी लेंथ कितनी थी, अगर इस लाल वाले अगर टुकड़े की लंबाई अगर आप निकालोगे, तिरछा फोर्स एफ न्यूटन का है, इस तरफ वाला फोर्स तुम्हारा जो होगा ना, वो तुम्हारा एफ कॉस थीटा होगा, एफ कॉस थीटा, ठीक, इस तरीके से। और हम लोग मान लेते हैं कि जो तुम्हारे इनका जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है, डिस्प्लेसमेंट वो तुम्हारा यहाँ से डिस्प्लेसमेंट हुआ है यहाँ तक का, ठीक है, यहाँ तक का, और इस तरीके से जो डिस्प्लेसमेंट, इनका जो नेट डिस्प्लेसमेंट है वो तुम्हारा यहाँ तक का है, ऐसे करके। तो ये तुम्हारा मान लेते हैं जो डिस्प्लेसमेंट है वो है तुम्हारा डी, ठीक है, जो डिस्प्लेसमेंट है वो है तुम्हारा डी। अब ऐसे केस में ये जो डिस्प्लेसमेंट तुम्हारा डी है, हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ पर वर्क कैलकुलेट करेंगे। अगर हम लोग वर्क कैलकुलेट करेंगे तो वर्क विल बी इक्वल टू एफ कॉस थीटा मल्टीप्लाइड बाई डी, और ये तुम्हारा हो जाएगा एफ डी कॉस थीटा। अब आप लोग एक चीज सोचो कि यहाँ पर जो डिस्प्लेसमेंट है वो भी तुम्हारा वेक्टर है, और जो तुम्हारा वर्क फोर्स है वो भी तुम्हारा वेक्टर है, मगर जो वर्क है वो तुम्हारा क्या है, स्केलर है, इसीलिए इसको लिखा जाता है एफ डॉट डी, और ये तुम्हारा बन जाता है वर्क का फॉर्मूला, है ना। ये यहीं से निकल करके आता है डॉट प्रोडक्ट से। इसीलिए जब कभी भी तो मतलब आपको कोई भी फोर्स का वेक्टर दिया जाए, डिस्प्लेसमेंट का वेक्टर दिया जाए, तो डॉट प्रोडक्ट निकाल करके ही उनका कैलकुलेट करना, क्या वर्क कैलकुलेट करना, ठीक है ना। चलिए आगे की तरफ अब हम आपको सिखाते हैं, देखिएगा कुछ बहुत बढ़िया महत्वपूर्ण चीजें हैं, ठीक है। हो हाँ, चलिए जरा देखिएगा, एक बात मुझे बताइएगा सिंपली, अगर हम आपसे पूछें, देखिए एक तो आप लोग एक चीज तो जानते ही होंगे कि जो तीन अलग अलग डायरेक्शन के जो यूनिट वेक्टर होते हैं, यूनिट वेक्टर मान लेते हैं, जैसे तुम्हारा आई वेक्टर इस तरफ है, ठीक है ना, और आई वेक्टर तुम्हारा इस तरफ है ऐसे करके, और तुम्हारा जो तुम्हारा जे वेक्टर होगा वो तुम्हारा परपेंडिकुलर होगा ऐसे करके, ठीक है ना, वो तुम्हारा जे वेक्टर होगा ऐसे करके, ये यूं करके, और जो तुम्हारा के वेक्टर होगा के, वो तुम्हारा कुछ इस तरीके से होगा ऐसे करके, वो तुम्हारा कुछ ऐसे करके होगा, ये है तुम्हारा के वेक्टर, के, ये ऐसे करके। चलिए तो ये तुम्हारा के है, इसको हम लोग बोलते हैं यूनिट वेक्टर इन जेड डायरेक्शन, ठीक है ना, और ये है तुम्हारा जे वेक्टर, यूनिट वेक्टर इन वाई डायरेक्शन, ठीक है। हाँ,
यूनिट वेक्टर इन वाई डायरेक्शन, और ये है तुम्हारा वेक्टर, ये है तुम्हारा वेक्टर आई, ये है वेक्टर आई इन एक्स डायरेक्शन, ठीक है ना, ऐसे करके। तो आई होप सो कि आप लोगों को ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। चलिए, और ये तीनों तीनों क्या होते हैं, म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं। इन तीनों के बीच का एंगल कितना होता है, तीनों के बीच का जो एंगल होता है वो तुम्हारा 90 डिग्री होता है, ठीक है, ये चीज़ आपको पता है। चलिए, अब हम लोग आगे की तरफ चलते हैं। सपोज दैट अगर हम आपसे पूछें कि ज़रा मुझे बताइए कि वेक्टर आई और अगर डॉट आई वेक्टर, ठीक है, इन दोनों की वैल्यू क्या होगी, तो आप क्या लिखोगे। सबसे पहली चीज़, आई डॉट आई की अगर हमें वैल्यू निकालनी है तो सबसे पहली चीज़ आई का मैग्नीट्यूड लिखो 1, ठीक है ना, 1 हो गया, मल्टीप्लाइड बाय आई का मैग्नीट्यूड लिखो, कितना हो गया तुम्हारा 1। उसके बाद में इन दोनों के बीच का एंगल का कॉस थीटा वो कितना होगा 0 डिग्री। क्यों, क्योंकि वेक्टर आई और वेक्टर आई के बीच का एंगल तुम्हारा कितना है 0 डिग्री। ये है तुम्हारा वेक्टर आई। तो इस केस में वेक्टर आई और वेक्टर आई तुम्हारे दोनों वेक्टर आई आई हैं, तो दोनों के बीच का एंगल कितना है 0। तो ऐसे केस में तुम्हारा जो है ना, ऐसे केस में इनकी जो वैल्यू हो गई वो तुम्हारी कितनी हो गई 1। तो इस सिमिलरली इसका मतलब ये हो गया है कि जे डॉट जे, है ना, सॉरी, इसका मतलब ये हो गया तुम्हारा जे डॉट जे दिस विल बी इक्वल टू के डॉट के, है ना, के डॉट के एंड दिस विल बी इक्वल टू 1। तो ये चीज़ें हमें याद कर लेने वाली होती हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें हमें याद कर लेने वाली होती हैं, काफ़ी वैल्यूएबल होती हैं। आई होप सो कि आप लोगों को ये चीज़ क्लियर हो गई होगी, ठीक है। चलिए, तो अरे हाँ 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 हाँ, भागो नहीं भाई ना, गलत बात, अरे हाँ चलो। तो ये तुम्हारा यहाँ पर ऐसे करके ये हो गया। अब अगर हम आपसे एक चीज़ पूछें, जरा बताओ मुझे आई वेक्टर डॉट तुम्हारा जे वेक्टर, तो इसकी वैल्यू तुम्हारी कितनी होगी। तो देखिए, आई का मैग्नीट्यूड यहाँ पर लिखेंगे 1, है ना, मल्टीप्लाइड बाय जे का मैग्नीट्यूड लिखेंगे हम लोग 1 मल्टीप्लाइड बाय कॉस 90 डिग्री। क्यों, क्योंकि यहाँ पर आई और वेक्टर जे के बीच का एंगल कितना होगा 90 डिग्री। तो ऐसे केस में हम लोग ये वाली जो वैल्यू हो जाती है वो कितनी हो जाएगी 0। तो इसका ये मतलब है कि किन्हीं भी दो परपेंडिकुलर वेक्टर्स का मतलब आई डॉट जे, है ना, आई डॉट जे, आई डॉट जे दिस विल बी इक्वल टू जे डॉट के एंड दिस विल बी इक्वल टू के डॉट आई एंड दिस विल बी इक्वल टू 0, ठीक है ना। तो ये भी आपको याद रखने वाली क्वांटिटी है, ये भी आप लोग याद रखिएगा इसको, ठीक है, हाँ, आप इसे भी याद रखेंगे, ठीक। चलिए, तो ये तुम्हारा ऐसे करके ये हो गया अरे हाँ, चलिए, तो हाँ ये तुम्हारा 0 हो गया, ठीक है ना। चलिए, तो हो हाँ, ठीक है। अब हमने तुम्हें पैरेलल और परपेंडिकुलर दोनों का डॉट प्रोडक्ट मैंने तुम्हें बता दिया, ठीक है ना। हाँ, चलिए अब चलते हैं। सपोज दैट अगर हम तुम्हें कोई क्वेश्चन दे दें ऐसे में, तो कर लोगे भाई, कर तो लोगे ही, नहीं कर पाओगे तो ट्राई करना, है ना, तो ट्राई करना। चलो, ये चीज़ आप लोग अपने नोट्स में शामिल कर लेना। तो हम लोग इसको जो है ना नोट कर लेंगे, क्योंकि ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होते हैं ऐसे करके, और इनको हम एक डिब्बे में बंद कर देते हैं ऐसे करके, ठीक है। चलिए, तो पीछे हमारा ये हो गया। उसके बाद हम लोग आगे की तरफ आते हैं। वेक्टर प्रोडक्ट क्या होता है, इसी को हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट भी बोलते हैं, है ना। तो जैसे कि मैंने आपको बोला, दो क्वांटिटीज के वेक्टर बीच का जो वेक्टर प्रोडक्ट है वो तुम्हारा क्या होगा, एक तो इनके बीच का कोई भी दो वेक्टर हमने ले लिए, कोई भी दो वेक्टर ले लिए, एक वेक्टर ले लिया बी और एक वेक्टर ले लिया ए, ठीक है। मान लेते हैं ये वाला तुम्हारा वेक्टर हो गया ए, ये वेक्टर है तुम्हारा ए इस तरीके से ए, ठीक है, और ये वेक्टर है तुम्हारा, ये है वेक्टर तुम्हारा बी इस तरीके से, ठीक है, ये वेक्टर है तुम्हारा बी। तो अब हमको क्या चाहिए, हमको ये चाहिए कि वेक्टर ए क्रॉस बी हम लोग निकालेंगे, ठीक है। तो यहां पर इनका वेक्टर प्रोडक्ट देखो, वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ
वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। ठीक है, तो ए और बी के बीच का वेक्टर प्रोडक्ट, अब आप समझिए इनके बीच का वेक्टर प्रोडक्ट का मतलब क्या हो गया, इनका क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी, इसको ऐसे लिखा जाता है। और इससे क्या होता है, एक नया वेक्टर मिलता है। मान लेते हैं इसका जो नया वेक्टर मिलता है वो तुम्हारा क्या होता है, उसको हम लोग लिखते हैं वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड इंटू वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड, ठीक है ना, इंटू साइन थीटा। ये इतना तो तुम्हारा सिर्फ मैग्नीट्यूड बताएगा, ये इतना तो सिर्फ मैग्नीट्यूड बताएगा, ठीक है ना। अब हमको मैग्नीट्यूड तो मिल गया, मगर जरा सोचो कि हमें डायरेक्शन कैसे मिलेगी। अब हमें डायरेक्शन भी चाहिए, तो डायरेक्शन के लिए क्या होता है, इनटू एक यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। मगर ये कौन सा यूनिट वेक्टर होता है, क्या होता है, ये सब चीजें क्वेश्चन से क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो ये यूनिट वेक्टर तुम्हें डायरेक्शन बता देता है। तो ये होता है इसका फॉर्मूला क्रॉस प्रोडक्ट का, ठीक है ना। तो ये तुम्हारा क्रॉस प्रोडक्ट का हो गया फॉर्मूला ऐसे करके। ठीक, तो आई होप सो कि सभी लोगों को ये चीज क्लियर हो गई होगी। चलिए अब हम लोग आगे की तरफ आते हैं। अब जरा कुछ चीजें सीखते हैं। देखिएगा इसकी जो डायरेक्शन होती है, डायरेक्शन, ये जो तुम्हारा नया वेक्टर जो हमें मिलता है इस तरीके से, ये जो हमें नया वेक्टर मिलता है, मान लेते हैं जो तुम्हारा ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी, और ये तुम्हारा नया वेक्टर जो मिला है नया, तो वेक्टर सी जो होता है ना, वेक्टर सी, वेक्टर सी की जो डायरेक्शन है उसको हम लोग इस तरीके से राइट हैंड फिंगर्स से हम लोग पता कर सकते हैं। कैसे, जरा ध्यान से देखिए। अगर पहले जरा ध्यान से देखिएगा, अगर पहले यहां पर ए लिखा है, मतलब पहले अगर यहां पर ए लिखा है, ए क्रॉस बी निकालना है आपको, ठीक है ना, तो इन उंगलियों को, राइट हैंड की उंगलियों को ए की डायरेक्शन में रखो और बी की तरफ रोटेट करो। एक काम कर लो, अरे एक काम कर लेते हैं कि इनको ऐसे नजदीक ले आते हैं, ऐसे करके दोनों के टेल को जोड़ देते हैं। चलिए अब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ए क्रॉस बी है ना, तो इस तरफ घुमाएंगे उंगलियों को ऐसे करके, फिंगर्स को ऐसे निकालेंगे। तो जिस तरफ हमारा थंब डायरेक्शन करेगा, जिस तरफ ए क्रॉस बी मतलब थंब बाहर की ओर आ रहा है, तो डायरेक्शन जो आएगी ए क्रॉस बी की डायरेक्शन होगी वो बाहर की तरफ होगी। तो यहां पर हम लोग लिखेंगे कुछ इस तरीके से, ठीक है ना। तो C इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। तो जो C वेक्टर आएगा वो तुम्हारा बाहर की ओर आएगा ऐसे करके, और ये जो बाहर की ओर जो निकलेगा इस तरीके से, इसका और इसके B वाले वेक्टर के बीच का एंगल कितना होगा, 90 डिग्री। तो यहाँ पर एक चीज ध्यान देने वाली होती है, वो हम लोग यहाँ पर ये लिखते हैं, वेक्टर C इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। वेक्टर C इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू वेक्टर ए एंड इस तरीके से परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी। ठीक, ये चीज हमेशा ध्यान रखिएगा। तो ऐसे करके, ठीक है। और अगर यही चीज बी क्रॉस ए लिखी होती है, अगर बी क्रॉस ए, तो बी क्रॉस ए में हम लोग बी की तरफ उंगलियों को रखते और ए की तरफ ऐसे रोटेट कराते, तो अंगूठा हमारा जाता इनसाइड द प्लेन, मतलब बोर्ड के अंदर की ओर। तो जो हमारा नया वेक्टर बन के आता बी क्रॉस ए, वो तुम्हारा अंदर की तरफ होता, मैग्नीट्यूड उसका उतना ही होता, मगर कितना, इतने के ही बराबर होता, मगर उसकी डायरेक्शन कहाँ होती, अंदर की तरफ। इसीलिए हम लोग ये बोलते हैं, इसीलिए हम लोग यहाँ से ये बोलते हैं कि ए क्रॉस बी दिस विल बी इक्वल टू माइनस बी क्रॉस ए, माइनस बी क्रॉस ए। माइनस इसलिए क्योंकि डायरेक्शन तुम्हारी अपोजिट है इसलिए, ठीक है ना। तो ये चीज आप हमेशा ध्यान रखिएगा ऐसे करके, ए यूं करके, ठीक है। तो ये तुम्हारा हो गया वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है, ये हो गया वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट। अब आप जैसे कि सपोज दैट, मान लेते हैं ऐसे करके, हाँ मान लेते हैं सपोज दैट इस तरीके से, ऐसे सपोज दैट अगर मैं आपसे पूछूं कि वेक्टर आई क्रॉस वेक्टर आई, इन दोनों के बीच का मतलब वैल्यू क्या होगी, तो देखिए यहां पर हम लोग क्या लिखेंगे, यहां पर एक चीज समझिएगा, इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो तुम्हारा होगा 1 मल्टीप्लाइड बाय, इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो होगा तुम्हारा 1, है ना, मल्टीप्लाइड बाय इन दोनों के बीच के एंगल का थीटा, इन दोनों के बीच का एंगल तुम्हारा कितना होगा, 0 डिग्री। तो हम लोग लिखेंगे साइन 0 डिग्री, ठीक है ना, हाँ साइन 0 डिग्री, और इसकी वैल्यू हो जाएगी 0, ठीक है ना, इसकी वैल्यू तुम्हारी होगी 0।
तो हमारे पास में ये चीज क्लियर हो गई। अब हम लोग इसका मतलब ये हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि आई क्रॉस आई, आई क्रॉस आई दिस विल बी इक्वल टू जे क्रॉस जे, ठीक है ना, हाँ, जे क्रॉस जे, एंड दिस विल बी इक्वल टू के क्रॉस के, के क्रॉस के, एंड दिस विल बी इक्वल टू जीरो, एंड दिस विल बी इक्वल टू जीरो। तो आई होप सो क्या आप लोगों को ये चीज पता चल गई होगी ऐसे करके, है ना, इस तरीके से। तो ये तुम्हारा हो गया जा करके ऐसे करके जीरो, ठीक। चलिए यूं करके क्लियर सारी चीजें। तो ये आपको याद रखने वाली चीजें हैं, ठीक है। अब आते हैं जरा जो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं उनके क्रॉस क्या होते हैं, वो जरा हम लोग देख लेते हैं। ये चीजें कुछ इंपॉर्टेंट हैं। देखिए एक हम सर्कल बना रहे हैं इस तरीके से, आज इसको जरा ध्यान से देखिएगा। मान लेते हैं कि यहां पर, मान लेते हैं यहां पर तुम्हारा एक पॉइंट है आई, ठीक, यहां पर तुम्हारा एक पॉइंट है जे, और मान लेते हैं कि जो यहां पर जो पॉइंट है वो है तुम्हारा के, ठीक है। तो यहां पर आई और ये तुम्हारा ऐसे और ये तुम्हारा ऐसे, देखिए आई क्रॉस जे इक्वल टू के, है ना। तो यहां पर एक चीज ध्यान रखिएगा, यहां पर हम लोग लिखेंगे आई क्रॉस जे इज इक्वल टू के, अरे इज इक्वल्स टू के, ठीक है। अच्छा दूसरी चीज जे क्रॉस के इक्वल्स टू आई, जे क्रॉस के इक्वल टू आई, ठीक है। उसके बाद के क्रॉस आई, के क्रॉस आई एंड इक्वल टू जे। ये तुम्हारे तीन तो ये हो गए, ये थंब रूल फॉर्मूले हैं जो आप लोगों को बिल्कुल एकदम याद कर लेने चाहिए, ठीक है ना। दूसरी चीज अब चलते हैं इनके उल्टे, ठीक है ना। अब चलते हैं इनका उल्टा, जरा वो देख लेते हैं इनके उल्टे की तरफ। जैसे कि फॉर एग्जांपल आई क्रॉस के, आई क्रॉस के, और ये तुम्हारा हो जाएगा माइनस जे, ठीक, माइनस जे। उसके बाद के क्रॉस जे, ठीक है ना, हाँ, के क्रॉस जे दिस इज इक्वल टू माइनस आई, दिस इज इक्वल टू माइनस आई, ठीक है ना, हाँ। ये तुम्हारा यहां से ऐसे करके हो गया, दिस इज इक्वल टू माइनस आई, ठीक है, हाँ। दूसरी चीज अब उसके बाद में तुम्हारा आएगा हाँ हाँ, के क्रॉस जे, जे क्रॉस आई, जे क्रॉस आई, एंड दिस विल जे क्रॉस आई दिस इज इक्वल टू माइनस के, ठीक है ना, हाँ। तो ये तुम्हारा ये फॉर्मूला तुम्हारा बन गया जा करके यहाँ पर ऐसे करके, ठीक है। तो इनको याद कर लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं इस तरीके से, ठीक है। चलिए बिल्कुल सिमिलरली ये थंब रूल फॉर्मूले हैं, ये आपको याद करने पड़ेंगे, और इनको याद करके फिर उसके बाद हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे इसके बारे में भी हम लोग सीखेंगे, ठीक है ना। चलिए अब आते हैं जरा हम लोग हाउ टू कैलकुलेट द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, दो वेक्टर्स के बीच का एंगल कैसे कैलकुलेट करें इसके बारे में, ठीक है। तो दो वेक्टर्स के बीच का एंगल कैसे कैलकुलेट करेंगे, चलिए देखते हैं जरा। हाँ देखिए हम लोगों ने डॉट प्रोडक्ट तो सीखा ही हुआ है ना दो वेक्टर्स के बीच का। सपोज दैट अगर आपको दो वेक्टर्स दिए गए हैं, गिवन टू वेक्टर्स, ठीक है, मान लेते हैं दो वेक्टर जो तुम्हें दिए गए हैं इस तरीके से, तो उनके बीच का हमको एंगल कैसे पता करना है। दो वेक्टर तुम्हारे दिए गए हैं, वेक्टर ए एंड वेक्टर तुम्हारा बी, ठीक है। तो ये जो दो वेक्टर हमको दिए गए हैं, चलिए जरा देखते हैं कि इनके बीच का एंगल कैसे पता करते हैं। तो हम लोग इनके हमेशा इनके ए डॉट बी, इनका हमेशा हम लोग पहले तो डॉट निकाल लेंगे, है ना, डॉट, और डॉट की वैल्यू तुम्हारी कितनी आ जाएगी, ए बी कॉस थीटा, ठीक है ना, इस तरीके से आती है निकल करके। तो यहाँ से हम लोग क्या करने वाले हैं कि इसको हम लोग कॉस थीटा यहाँ से निकाल लेंगे, और कॉस थीटा जो वैल्यू आएगी निकल करके वो आ जाएगी तुम्हारी ए डॉट बी। हाँ देखिएगा यहाँ से जो इसकी वैल्यू निकल करके आएगी वो आएगी तुम्हारी ए डॉट बी, ठीक है ना, हाँ, ए डॉट बी अपॉन ए इंटू बी, बस
ये तुम्हारा हो जाएगा कुछ इस तरीके का, ऐसे करके, ठीक है। तो यहाँ से थीटा विल बी इक्वल टू कॉज इनवर्स, ठीक है, और ये तुम्हारा हो जाएगा ए डॉट बी अपॉन ए बी, ठीक। ये तुम्हारा फॉर्मूला हो जाता है और यहाँ से हम लोग निकालते हैं वैल्यूज, ठीक है। चलिए, तो ऐसे करके हम लोग कैलकुलेट करते हैं। ये तुम्हारा थीटा जो होता है वो होता है तुम्हारा एंगल बिटवीन दीज टू वेक्टर्स, ठीक है, इस तरीके से। जैसे अब एक चीज समझिएगा जरा, जैसे डॉट प्रोडक्ट था, ये है तुम्हारा डॉट। अब मान लेते हैं जैसे एग्जांपल में अगर हमको दिया गया जाए कि वेक्टर ए दिस इज इक्वल टू 2i प्लस 4j, ठीक है, और वेक्टर बी हमारा दिया जाए -6i माइनस 4j, ठीक है, और इन दोनों का हमें डॉट प्रोडक्ट कोई कैलकुलेट करने के लिए बोल दे, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट अगर कोई हमें कैलकुलेट करने के लिए बोल दे तो हम कैसे करेंगे। तो ध्यान से देखिएगा, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट ए डॉट बी, तो ए डॉट बी, एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, आई वाले का आई से मल्टीप्लाई होगा, जे वाले का जे से, बस नंबर्स का मल्टीप्लाई होगा इसमें, ठीक है। और हम लोग 2 का मल्टीप्लाई 6 में करेंगे 12, माइनस के 12 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है ना। और उसके बाद 4 का मल्टीप्लाई -4 से हो जाएगा, तो हमारा आंसर आ जाएगा -16, ठीक है ना। हाँ, चलिए, तो आगे की तरफ हम लोग चलते हैं। तो ये हो जाएगा तुम्हारा -16, तो ये तुम्हारा हो जाएगा -28, बस यही तुम्हारा आंसर हो जाएगा इस तरीके से, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग इनको करते हैं और आई होप सो कि आप लोगों को इस लेक्चर में काफ़ी कुछ चीज़ें समझ में आई होंगी, अच्छे से आपने चीज़ों को सीखा होगा, है ना। और भी हम लोग कई सारी चीज़ें सीखेंगे आने वाले समय में, मगर मैं आप लोगों को 3 क्वेश्चन होमवर्क में दे के जा रहा हूँ, क्योंकि इन्हें मैं अगली वीडियो में करवाऊंगा, ठीक है। मगर उससे पहले आप लोग ट्राई ज़रूर करेंगे, अपने आप ट्राई करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा जरा। यहाँ पर क्वेश्चन ये रहा, पहला क्वेश्चन देख लीजिए जरा, पहले ध्यान से पढ़ लीजिए क्वेश्चन। और क्वेश्चन है, अ कार ट्रेवल्स 6 किलोमीटर टुवर्ड्स नॉर्थ एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री टू द ईस्ट एंड देन ट्रेवल्स डिस्टेंस 4 किलोमीटर टुवर्ड्स नॉर्थ एट एन एंगल 135 डिग्री टू द ईस्ट। हाउ फार इज द पॉइंट फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट? व्हाट एंगल डज द स्ट्रेट लाइन ज्वाइनिंग इन इट्स इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन मेक्स विद द ईस्ट? क्वेश्चन नंबर 1 एक ये है, और एक अगला क्वेश्चन है तुम्हारा कुछ इस तरीके से, ये पढ़ लीजिए, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन तुम्हारा कह रहा है कि 3 वेक्टर हैं, और वो इस तरीके से हैं कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इक्वल टू 0। आउट ऑफ 3 वेक्टर्स 2 आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द थर्ड वेक्टर इज √2 टाइम्स द वेक्टर ऑफ एनी वन, ठीक है। और कह रहा है कि हाँ, देन द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स आर गिवन बाय, तो तीनों वेक्टर्स के बीच का एंगल क्या होगा, वो तुम्हें इनमें ABCD में से सेलेक्ट करना है। और एक क्वेश्चन ये है, 2 फोर्सेस हैं, F1 बराबर 1 न्यूटन, F2 इक्वल टू 2 न्यूटन, एक्ट अलोंग द लाइन x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 0। रिजल्टेंट ऑफ फोर्सेस विल बी, इनका रिजल्टेंट क्या होगा। देखो, एक फोर्स तुम्हारा ऐसे दिया है, एक फोर्स ऐसे दिया है, यहाँ से साफ दिख रहा है कि दोनों फोर्सेस एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो ये 3 क्वेश्चन है। अब हम लोग इस वीडियो में अभी फिलहाल इतना ही रखेंगे, अगली वीडियो में इन क्वेश्चंस को मैं सॉल्व करूंगा, मगर उससे पहले मैं चाहूंगा कि आप लोग इन क्वेश्चंस के सवाल आप मुझे दें, मतलब जवाब मुझे दें, कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, और जो भी कोई सही जवाब तीनों के देगा उन्हें हम फेलिसिटेट करेंगे और अपने इसी चैनल पे, ठीक है। चलिए, ये हमारे सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं, आप मुझसे यहाँ पर जुड़ सकते हैं और कनेक्ट रह सकते हैं। मेरी इन्फॉर्मेशन जो भी कोई क्लास से रिलेटेड होगी वो आप लोगों को मिलती रहेगी, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच। तो आज के लिए इस वीडियो में, और हम लोग अगली वीडियो में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा।